नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दिल्ली के एक बड़े होटल में हाईकोर्ट के जजों, अधिकारियों और उनके परिवार के लिए 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने कोविड केयर सेंटर बनाने के आदेश को वापस ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के किसी भी आदेश की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नहीं थी। सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि इस आदेश को तुरंत वापस लेने के निर्देश जारी कर दिए गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि अशोका होटल में जजों और उनके परिवार वालों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाने के आदेश वापस लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि इस आदेश को तत्काल वापस लेने के निर्देश जारी कर दिए गए। दिल्ली के एक बड़े 5 स्टार होटल में हाईकोर्ट के जजों, अधिकारियों और उनके परिवार के लिए 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने के मामले में केजरीवाल सरकार की किरकिरी हो गई। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की और दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि ऐसी खबर है कि हाईकोर्ट के अनुरोध पर यह किया गया, जबकि उनकी ओर से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया। अदालत ने आगे कहा कि सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे में उनके लिए 100 बेड की सुविधा का इंतजाम करना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक संस्थान के रूप में वो ऐसा नहीं कर सकते कि उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। हालांकि दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस तरह के किसी भी फैसले या आदेश की जानकारी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री को नहीं थी और न ही किसी को इसकी कॉपी भेजी गई। लिहाजा सरकार अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि ऐसा कैसे हो गया। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की मार छतरपुर में 2 दिन पहले शुरू किए गए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर पर भी पड़ी। सरदार पटेल कोविड सेंटर ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है, ताकि और मरीजों को भर्ती किया जा सके। इस कोविड सेंटर में फिलहाल 149 कोरोना मरीज भर्ती हैं, जबकि इसकी क्षमता 500 मरीजों के इलाज की है। कोविड केयर सेंटर का कहना है कि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से और मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन मुहैया करवाने की मांग की है। दिल्ली में कोरोना दिन पर दिन बेकाबू होता जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,149 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 381 लोगों की मौत हुई, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में करीब 18,000 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो कोरोना का कहर दिल्ली में जारी है। 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। एक दिन में 17,862 मरीज ठीक भी हुए हैं और 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 24,149 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन है, उसके बावजूद केसेस आ रहे हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो रिकॉर्ड छू रहा है। यमन के मारिब प्रांत पर कब्जा करने के लिए हथी विद्रोहियों और सेना के बीच छिड़ी जंग ने खतरनाक मोड़ ले लिया। मारिब यमन का एक अहम प्रांत है, जहां तेल के कुओं का भंडार है, इसलिए फरवरी से ही हूती विद्रोही उस पर नजरें गड़ाए बैठे थे और यमन की सरकार से उसे हथियाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन यमन की सेना के आगे उनका हर वार खाली जा रहा है। यमन की सरकार को मारिब की 1 इंच जमीन भी विद्रोहियों के हाथ में जाने देना मंजूर नहीं, इसलिए जंग के मैदान से सामने आई तस्वीरों में सेना के लड़ाके अपनी पूरी ताकत झोंके नजर आए। गोलियां तो क्या, उन्होंने ताबड़तोड़ इतने मोर्टर दागे कि जिन वीरान इलाके में सन्नाटा पसरा था वो भी बुरी तरह कांप उठा। जमीन के साथ आसमान से भी ऐसे जानलेवा वार किए गए कि विद्रोहियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यमन में विद्रोहियों और सरकार के बीच करीब 7 साल पहले जंग शुरू हुई थी। वर्चस्व की इस लड़ाई में लगभग 1,30,000 लोगों की बलि चढ़ चुकी है, लेकिन ये खूनी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना की वजह से 895 लोगों ने दम तोड़ दिया। ये एक दिन में मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले एक दिन में 66,398 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 67,752 मरीजों को इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं मुंबई में पिछले एक दिन में 4,000 से ज्यादा मरीज मिले, जबकि 49 लोगों की जान चली गई। मुंबई में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने में थोड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत जानकारों के मुताबिक मुंबई में काफी पहले हो गई थी, तो उसी हिसाब से वहां सख्ती शुरू कर दी गई, जिसमें 5 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू और 14 अप्रैल से कड़ी पाबंदी शामिल है, जिसका महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक अब असर देखने को भी मिल रहा है। 4 अप्रैल को मुंबई में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मरीज सामने आए थे, जबकि उसके 3 हफ्ते बाद यानी 26 अप्रैल को 24 घंटे का यह आंकड़ा घटकर 3,876 हो गया और पिछले 3 दिन से वहां रोजाना मरीजों की संख्या 6,000 से कम है। जानकारों का दावा है कि देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना 2 हफ्ते पहले बढ़ना शुरू हुआ। ऐसे में इन जगहों पर देर से महामारी काबू में आएगी। यूपी में भी कोरोना के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कोरोना के 32,993 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 265 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पिछले एक दिन में 30,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में अभी कोरोना के 3,06,000 एक्टिव केस हैं। कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले की शादी हो गई। मशहूर कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने पंजाब के जालंधर में अपने परिवार की मौजूदगी में शादी की। दिल्ली पुलिस ने प्रशांत विहार इलाके में कोरोना से जान गंवाने वाले एक आदमी का अंतिम संस्कार किया। वहीं सराय रोहिल्ला इलाके में भी पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग महिला के शव को कंधा दिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी। ये पाबंदी 15 मई तक जारी रहेगी। महाराष्ट्र के कई शहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। औरंगाबाद के कोरोना सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी के पास से 5 रेमडेसिविर बरामद हुए। आरोप है कि वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्हें 20,000 रुपए में बेच रहा था। रेमडेसिविर इंजेक्शन ये ताबे में लिए है। 7 एक्यूज को अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई क्राइम ब्रांच कर रही है। राज्य के वासिम जिले में क्राइम ब्रांच की टीम को एक कंपनी पर छापेमार कार्रवाई के दौरान 64 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। पंचनामा करण्यात आलेला आहे। इन्क्वायरी करून कलेक्टर साहेबांकडून हे करून त्यामध्ये योग्य कारवाई करण्यात आली। इसी तरह मुंबई के गोरेगांव में एक होटल में 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले और वहां 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के आगरा के एक अस्पताल में भर्ती मरीज के घर वालों ने खूब हंगामा किया। बताया गया कि मरीज की हालत गंभीर होने पर इसकी सूचना डॉक्टरों ने फौरन तीमारदारों को दी, मगर मरीज की मौत की अफवाह पर भरोसा कर उन लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के एक महिला कर्मचारी ने हंगामा कर रहे इन लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद करीब 6 से 7 लोगों ने अस्पताल के दरवाजे को खोलने के लिए उस पर पैरों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। ये देख गेट पर तैनात महिला कर्मचारी उन लोगों से भिड़ गई, जिससे हंगामा कर रहे लोगों ने महिला कर्मचारी पर ही हमला बोल दिया। फिर भी उस कर्मचारी ने हार नहीं मानी और एक लड़के से लोहे की रॉड छीनने की कोशिश करने लगी। तभी दूसरे लड़के ने महिला कर्मचारी के सिर पर हेलमेट से वार कर दिया। इस हमले से महिला कर्मचारी बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। फिर भी मरीज के घर वालों ने हंगामा बंद नहीं किया और उन्होंने तोड़फोड़ जारी रखी। जिसके हाथ में जो चीज लगी उसको उन लोगों ने तहस नहस कर दिया। इस बवाल को देख अस्पताल की दूसरी महिला कर्मचारी सहम गई। हालांकि किसी तरह उसने जमीन पर गिरी अपनी साथी को उठाया। किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसी अफवाह पे कुछ लोगों ने बदमाशी करते हुए वहाँ के स्टाफ के साथ मारपीटाई किया है। बताया गया कि इस मारपीट से महिला कर्मचारी को गंभीर चोट आई, जिसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस से की। उत्तर प्रदेश में जारी पंचायत चुनाव में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन पहले हुए तीसरे चरण के मतदान में भी कई शहरों से हिंसा और हंगामे की तस्वीरें सामने आई।
जहां चुनाव में उतरे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच महाभारत छिड़ गया। ऐसी ही तस्वीरें मुरादाबाद में भी देखने को मिली, जहां एक मतदान केंद्र के बाहर जमकर पथराव और मारपीट हुई। हंगामा करने वाले दो प्रत्याशियों के समर्थक थे, जो एक दूसरे पर लात और मुक्कों के साथ डंडों से भी हमला करने लगे। मतदान केंद्र के बाहर लड़ते लड़ते दोनों पक्ष गांव तक पहुंच गए, लेकिन कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं दिखा। वहीं गांव के दूसरे लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर ये तमाशा देखते रहे। कोई बीच बचाव करने के लिए आगे नहीं आया। बाद में इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके से कुछ व्यक्तियों ने वहाँ पे मोबाइल से वीडियोग्राफी की गई थी, जिसके आधार पर आइडेंटिफिकेशन भी की जा रही है। बलरामपुर में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। बताया गया कि वहाँ भी मतदान केंद्र के बाहर दो गुटों के बीच खूब मारपीट हुई। इस दौरान एक गुट अपनी गाड़ियां वहीं छोड़कर भाग गया, जिसके बाद दूसरे गुट के लोगों ने उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में मरीज के रिश्तेदार और डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई। कोरोना का कहर झेल रहे देश के कई अस्पतालों से ऐसे वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन दिल्ली के अपोलो अस्पताल की तस्वीर ने तो हैरान कर दिया। वहां एक मरीज के रिश्तेदार और डॉक्टरों के बीच जमकर झड़प हुई। बताया गया कि गंभीर रूप से बीमार एक बुजुर्ग महिला की अस्पताल में इलाज के समय मौत हो गई, लेकिन इससे उसके रिश्तेदार भड़क गए और उन्होंने मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ पर ही हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में वहां जमकर मारपीट और हाथापाई होती दिखी। हंगामा कर रहे तीमारदारों ने डॉक्टरों तक को नहीं छोड़ा। अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। ये सब तब हुआ जबकि कोरोना से जूझ रही दिल्ली के अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ बिना अपनी जान की परवाह किए मरीजों को बचाने के लिए दिन रात जुटा हुआ है। डॉक्टर और नर्स बेहद तनाव भरे माहौल में लोगों की जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। महिला थी, उनकी एक्सपायरी हो गई थी, तो उनके थोड़े जो सपोर्टर्स थे, उनके साथ जो अटेंडेंट थे, वो थोड़े एग्रेसिव हो गए थे, तो हमने पुलिस की हेल्प ली। जब लोकल पुलिस यहाँ पहुँची, सभी से बात करके और फिर इनको समझा के यहाँ से भेज दिया गया। मारपीट के इस मामले पर अपोलो अस्पताल की ओर से बयान भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक अस्पताल में महिला मरीज को ऐसे वक्त में लाया गया जब उसकी हालत बेहद नाजुक थी। लिहाजा डॉक्टरों ने तुरंत एक्शन में आते हुए मामले को गंभीरता से लिया और परिवार को बेड की कमी का हवाला देते हुए किसी ऐसे अस्पताल में मरीज को ले जाने के लिए कहा जहां बेड उपलब्ध हो। लेकिन दुर्भाग्य से सुबह 8 बजे मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार वाले तोड़फोड़ पर उतर आए और अस्पताल को नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, डॉक्टरों और कर्मचारियों पर हमला भी किया गया। हालांकि अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों और पुलिस की मदद से किसी तरह हालात को काबू किया गया। अपोलो अस्पताल ने मरीज की मौत पर दुख जाहिर किया और संकट की इस घड़ी में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मरीज के परिवार के रवैये को बेहद दुखद बताया, क्योंकि यही वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो महामारी के कहर के बीच भी लोगों की जान बचाने में जी जान से जुटे हुए हैं। म्यांमार में थाईलैंड से लगी सीमा के पास करेन विद्रोहियों ने एक आर्मी बेस को हथिया लिया। आजादी की मांग कर रहे करेन समुदाय के लोग वैसे तो दशकों से म्यांमार की सेना से लड़ रहे हैं, लेकिन फरवरी में वहां तख्ता पलट के बाद ये जंग आर पार की लड़ाई में बदल गई और करेन समुदाय के विद्रोहियों ने रात के अंधेरे में सेना के बेस पर ऐसा धावा बोला कि उस पर कब्जा तो किया ही, उसे फूंक भी डाला। सामने आए वीडियो में कई किलोमीटर दूर से ही म्यांमार आर्मी बेस आग की लपटों में धधकता दिखा। ऑडियो में आर्मी बेस पर रोंगटे खड़े कर देने वाली जोरदार गोलीबारी होती भी सुनाई थी। पिछले लगभग 3 महीने से म्यांमार की सेना करेन राज्य पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही है, जिसके जवाब में करेन समुदाय के विद्रोही म्यांमार की सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। देश की सांसें उखड़ रही हैं, लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इस आपदा के बीच न्यूज़ 18 के कैमरे पर एक ऐसा सच कैद हुआ जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। न्यूज़ 18 की टीम ने इस त्रासदी में भी ऑक्सीजन लूटकर लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने वालों का पता लगाया और जो हकीकत सामने आई उसे देख आपका दिल भी दहल जाएगा। ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबर मिलने पर न्यूज़ 18 की टीम गाजियाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पहुंची। वहां सिलेंडर से भरा एक ट्रक खड़ा था। ट्रक के आसपास कई लोग मौजूद थे। पूछने पर मालूम हुआ कि ट्रक में लदे सभी ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए हैं और इन्हें फौरन अस्पतालों में भेजा जाना है। तो हमारे सिलेंडर नहीं है, जो हॉस्पिटल का माल है पूरा, अगर कुछ हो गया तो मेरे मैनेजर नहीं हो जाएगी, समझो आप।
यानी सप्लायर ने पहले तो हमें मना कर दिया, फिर लेकिन कुछ ही पलों के भीतर उस ऑक्सीजन का सड़क पर ही सौदा होने लगा। प्लांट के बाहर ही ऑक्सीजन सिलेंडर खुलेआम बेचे जाने लगे। सप्लायर थोड़ी सी ना नुकुर के बाद सिलेंडर देने को राजी हो गया। कब तक बता दोगे आप? 15-20 मिनट दे दो, ये अभी थोड़ी सी फैली है, मैं करवा दूँ, आराम से ही हो पाएगा ना काम, कोई दिक्कत नहीं। करीब आधे घंटे में सप्लायर ने 10 सिलेंडर वहीं के वहीं 10 गुना दाम पर बेच दिए। यानी जो सिलेंडर अस्पताल में मरीजों की जान बचाने के लिए रखे गए थे, उनका वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों को इंतजार था, उनका खुलेआम सड़क पर ही सौदा हो गया। कोरोना महामारी के संकट में जरूरतमंदों तक फ्री में खाने पहुंचाने के लिए देश भर में मंदिरों और समाज सेवी संस्थाओं ने मुहिम शुरू कर दी। एक तरफ जहां लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं कोरोना पीड़ित परिवार में खाने की समस्या भी बहुत बड़ी है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कई लोग आगे आए। दिल्ली के द्वारिका में इस्कॉन मंदिर की तरफ से भी ऐसी ही पहल की गई। कोरोना काल में भले ही यहाँ भक्तों की भीड़ नहीं जुट रही, लेकिन रोजाना 14,000 कोरोना पॉजिटिव लोगों का पेट भरने के लिए यहाँ की रसोई में खाना बनता है। मंदिर में भोग लगाने के बाद हर रोज यहाँ से दक्षिणी दिल्ली के साथ उत्तरी दिल्ली के भी कई इलाकों तक खाना भेजा जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्कॉन द्वारका में, जहां आप देख रहे हैं कि खाने की ये तमाम प्लेट्स लगी हुई हैं। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में भी इस्कॉन मंदिर की तरफ से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहां भी उन परिवारों को एक वक्त का खाना दिया जा रहा है जो कोरोना से पीड़ित होने की वजह से खाना नहीं पका सकते। इस मंदिर से रोजाना 1000 ऐसे परिवारों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। घर में बच्चे बीमार हैं, पेरेंट्स बीमार हैं, खुद बीमार हैं, है ना, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है इस समय में। भोपाल में भी कई समाजसेवी संस्थाओं ने संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद करने का अभियान चला रखा है। इन संस्थाओं से जुड़े लोग होम आइसोलेशन के मरीजों की मदद करने के साथ ही अस्पतालों में जाकर लोगों को खाने के पैकेट बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई के समय सड़क पर बैरिकेडिंग कर पुलिस ने वहां बेवजह घूम रहे कई लोगों को रोका। और इसी कार्रवाई में एक दूल्हा भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दूल्हे की गाड़ी में कुल मिलाकर 4 लोग सवार थे, जो कि वहां लागू नियमों के खिलाफ है। पुलिस ने तुरंत नियम तोड़ने वाले दूल्हे और उसके साथियों को गाड़ी से उतारा। घरों में कितने इकट्ठे किए थे? 4 तो यही घूम रहे हो। इसके बाद दूल्हे का चालान काटा गया। 1000 रुपये उनका जुर्माना किया गया है। दूल्हे के बाद उसके साथियों की बारी आई। उन्हें पुलिस ने बीच सड़क पर खड़ा किया और लॉकडाउन तोड़ने के लिए उनसे उठक बैठक करवाई गई। कान पकड़ो, हाँ, चलने दीजिए। चालान भरने के बाद ही दूल्हे को वहां से जाने दिया गया। इसी तरह पुलिस ने कोरोना में लागू सख्त नियमों का उल्लंघन करने वाले कई लोगों को बीच सड़क पर उठक बैठक करवाई। देश भर में कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने देश में ऑक्सीजन की सप्लाई और मौजूदा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की। बैठक के समय पीएम मोदी ने अधिकारियों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करने का निर्देश दिया। साथ ही पीएम ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि वो ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करें। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यों की सभी एजेंसियां कोविड प्रबंधन के दिशा निर्देशों का ठीक से पालन करें। इस बीच बैठक में मौजूद अधिकारियों ने पीएम को देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति में तेजी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी भी दी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की ताकत और बढ़ाने के लिए कैलिफोर्निया से जासूसी करने वाला एक नया उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का बड़ा हथियार साबित होने वाला ये उपग्रह बेहद गोपनीय है, जिसे पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए 233 फीट की ऊंचाई वाले बेहद ताकतवर और विशाल डेल्टा 4 हैवी रॉकेट को चुना गया। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट का जबरदस्त इंजन चालू हो गया और रॉकेट अपनी मंजिल पर निकल पड़ा। वो इतनी तेजी से आसमान की तरफ बढ़ा कि उसके नीचे धरती थर-थर कांपने लगी। तेज रफ्तार रॉकेट पलक झपकते ही दूर आसमान में पहुंच गया और अगले ही पल पृथ्वी उसके नीचे नजर आने लगी। इस मिशन के दौरान कंट्रोल रूम में कई वैज्ञानिक रॉकेट की उड़ान पर नजरें गड़ाए बैठे थे। कोरोना संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राज्यों के राज्यपालों से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने सभी राज्यपालों से कोरोना के खिलाफ जंग में राज्यों के पूर्व सैनिकों को शामिल करने और सैन्य व्यवस्था का लाभ लेने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्यपालों से कहा कि वो अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर एक रास्ता निकाले जिसके जरिए इस महामारी में पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा सके। साथ ही रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और डॉक्टरों को भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया जाना चाहिए।
वेदांता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऑक्सीजन संकट से थोड़ी राहत मिल सकती है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि अदालत ने कंपनी को तमिलनाडु के तुत्तिकुड़ी प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन को हरी झंडी दे दी है। हालांकि ये साफ कर दिया गया कि वहां सिर्फ इलाज के लिए काम आने वाली ऑक्सीजन तैयार होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नसीहत दी कि वेदांता के ऑक्सीजन उत्पादन पर किसी तरह की राजनीति ना हो, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है और देश की सबसे बड़ी अदालत होने के नाते लोगों की जान बचाने के लिए वो सब कुछ करेगी। तुत्तुकुड़ी में वेदांता का प्लांट पिछले 3 साल से बंद पड़ा था। मध्य प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,417 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 98 लोगों की जान चली गई। तो वहीं पिछले एक दिन में करीब 11,500 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की बात करें तो राज्य में उनकी संख्या अभी 94,276 है। तो एमपी में कोरोना के केस बढ़े हैं। एक दिन में कोरोना से 98 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में 11,577 नए मरीज सामने आए हैं। और राज्य में अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 94,276 हैं और 24 घंटे में 13,417 नए केस सामने आए हैं। तो एमपी में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ चुकी है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट पर सिलेंडर के लिए महामारी शुरू हो गई है। इस महामारी के कहर से देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि सभी ऑक्सीजन प्लांट पर 24 घंटे लाइन लगी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों का जमावड़ा दिखा। अस्पताल कर्मचारी के अलावा कई लोग वहां ऐसे भी थे जो अपने मरीजों के लिए खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पहुंच गए। हालांकि प्लांट के बाहर ही लोगों को सरकारी नियम की जानकारी दे दी गई ताकि कोई इनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। वहीं प्लांट के कर्मचारी भी दिन रात अपने काम में जुटे दिखे। आम दिनों में 2 से 3 घंटे या फिर बैठता था। आज की कंडीशन ये है कि 24 घंटे कम पड़ रहे हैं इसको पूरा करने के लिए। पटना में भी ऑक्सीजन सिलेंडर पाने की होड़ नजर आई। एक प्लांट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार थी, तो वहीं सिलेंडर लेने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। पटना में भी कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। देश के कई दूसरे शहरों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 12,604 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1,837 मरीज पटना में मिले। इसके बाद गया, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय और औरंगाबाद जिले हैं, जहां 600 से अधिक नए मरीज मिले हैं। कोरोना पर चर्चा के लिए आज एक बार फिर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी। इस बैठक में राज्य में और सख्ती बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है मुंबई के पास थाने से। वहां एक अस्पताल में आग लगने से 3 मरीजों की मौत हो गई। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जिस वक्त आग लगी उस समय अस्पताल में 17 मरीज भर्ती थे। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। कुछ देर की कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझा दी, लेकिन इस आग में झुलसकर 3 मरीजों की मौत हो गई। दिवाकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिवाकर, आग कैसे लगी? देखिए, जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है, आग लगने की वजह वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जो अस्पताल है, प्राइम क्रिटिकल अस्पताल मुंब्रा के कौसा का इलाका है, ये यहाँ पर अस्पताल है और यहीं पर जो है रात 3 बजे के आसपास आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। 6 से 7 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम अभी भी चल रहा है। लेकिन जो आग लगी वो आईसीयू वार्ड में लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से 7 मरीज थे कुल आईसीयू वार्ड में एडमिट थे, जिसमें से 3 क्रिटिकल थे। यानी कुल मिला के 17 मरीज जो अस्पताल में भर्ती थे उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि आग लगने की जो प्राथमिक वजह है वो शॉर्ट सर्किट जरूर बताई जा रही है, लेकिन आग कैसे लगी इसकी जांच फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस की जो मुंब्रा पुलिस है वो कर रही है इस पूरे मामले में। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि जो 3 मरीजों की इसमें मौत हुई है वो जो है कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता की बात है कि लगातार आग लगने का सिलसिला अस्पताल में अभी भी जारी है। तो ऐसे में आग कैसे लगी, उसकी मुख्य वजह क्या है, इसकी जांच चल रही है। फिलहाल आग बुझाने का काम जसप्रीत चल रहा है, लेकिन जो मुंब्रा पुलिस की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये नॉन कोविड अस्पताल था। कोविड अस्पताल
अस्पताल नहीं था, नॉन कोविड अस्पताल था, जहां पर जो है मरीजों का इलाज चल रहा था। तो ऐसे में अब जानकारी ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगी कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी। बिल्कुल दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चुनाव नतीजे के बाद विजय जुलूस निकालने पर आयोग ने रोक लगा दी। देश भर में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच ही 2 मई को वोटों की गिनती होनी है और 5 राज्यों बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के नतीजे आने हैं, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने जश्न मनाने पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया ताकि भीड़-भाड़ की गुंजाइश न हो। इस आदेश के मुताबिक जीते हुए उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोग ही रिटर्निंग अफसर से सर्टिफिकेट लेने जा पाएंगे। एक दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हुए मतगणना वाले दिन का प्लान पूछा था और ये चेतावनी दी थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वोटों की गिनती पर ही रोक लगा दी जाएगी। हॉलैंड में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के विरोध में पिछले कुछ दिनों से चल रहे प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस मुद्दे पर वहां के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन इस बार लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का फैसला किया, जिसके लिए हॉलैंड के हार्नेम शहर में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों के हाथों में पोस्टर भी नजर आए, जिन पर पीएम के इस्तीफे की मांग के स्लोगन लिखे दिखे। ज्यादातर इलाकों में लोगों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सख्ती से उन्हें शांत करवा दिया। लॉकडाउन के विरोध में हॉलैंड के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं और 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी पुलिस की गिरफ्त में हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान को कोरोना हो गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल समेत 7 खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा 2 सहयोगी स्टाफ को भी कोरोना हुआ है। मध्य प्रदेश के धार में 3 साल से बंद पड़े एक ऑक्सीजन प्लांट को 4 दिन में फिर शुरू कर दिया गया। बताया गया कि 150 लोगों ने 24 घंटे काम किया और जो प्लांट 90 दिनों में चालू होने वाला था उसे महज 4 दिनों में शुरू कर दिया। इसके प्रारंभ होने से लगभग 3000 सिलेंडर पर डे मिलने लगेंगे और 30 मीट्रिक टन की इसकी क्षमता है। कोरोना संकट से निपटने में ब्रिटेन ने भारत की मदद की। ब्रिटेन से भेजे गए 100 वेंटिलेटर और दूसरी मेडिकल सप्लाई दिल्ली पहुंच गई। शूटर दादी के नाम से मशहूर 89 साल की निशानेबाज चंद्रो तोमर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें सांस लेने में हो रही परेशानी के बाद मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार ने लोगों में फिर खौफ भर दिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 16,403 कोरोना के नए मरीज सामने आए। वहीं कोरोना की वजह से 73 लोगों की मौत हुई है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में अब तक कोरोना की वजह से 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी राज्य में 1,615 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे के समय जो नए मामले सामने आए हैं, उनमें कोलकाता पहले स्थान पर है, जहां सबसे ज्यादा 3,708 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना की नई लहर से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है, जिसमें केवल जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को ही घरों से बाहर निकलने की इजाजत है। मगर कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर बेवजह घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ रही है। मंदसौर जिले से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पुलिस वाले ऐसे ही कुछ लोगों को सबक सिखाते दिखे। बेवजह घरों से बाहर निकले इन लोगों को पुलिस ने सजा के तौर पर सड़क पर ही योग करवाया। इस काम में भी इन लोगों के बीच 2 गज की दूरी के नियम का पालन किया गया। करो। इतना ही नहीं, इस मौके पर पुलिस वालों ने कोरोना कर्फ्यू में बेवजह बाहर नहीं निकले इन लोगों को शपथ भी दिलवाई। शपथ लेता हूँ कि कोरोना कर्फ्यू में बिना कारण के घर से नहीं निकलूंगा। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें विदिशा जिले से भी सामने आई। वहां पर भी कर्फ्यू का उल्लंघन कर खोले गए कपड़ा गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा और वहां काम करने वाले कर्मचारियों और ग्राहकों का पूरे शहर में जुलूस निकाला। शहर के कई रास्तों से जुलूस निकालने के बाद इन लोगों को पुलिस थाने लेकर गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करीब 11:30 बजे बीजेवाईएम केयर्स डॉक्टर टेली कंसल्टेशन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर बीजेपी नेता तरुण चुग और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहेंगे। बीजेवाईएम केयर्स डॉक्टर हेल्पलाइन का मकसद घर बैठे लोगों तक मदद पहुंचाना है, ताकि लोगों को अस्पताल जाने की नौबत न आए। इस हेल्पलाइन के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से से कोई भी व्यक्ति डॉक्टरों से सलाह ले सकता है। असम में शनिवार तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया।
असम में बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से शनिवार तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके बाद रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना वजह घरों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत की मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को वैक्सीन देने की अपील की। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए हेमकुंड साहिब की यात्रा को फिलहाल टाल दिया गया। इस यात्रा की शुरुआत 10 मई से होनी थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस को 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुई। 7 आरोपी और उनका कार और रेमडेसिविर इंजेक्शन ये ताबे में लिए है। कोरोना संकट की मार झेल रही मुंबई में ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस वालों को अब डबल मास्क और फेस शील्ड लगाना जरूरी होगा। अपने जवानों के बचाव और सुरक्षा के लिए कमिश्नर ने ये नया आदेश जारी किया। पिछले साल से लेकर अब तक कोरोना के चलते करीब 106 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं। तो इसी को देखते हुए नया आदेश जारी किया गया है। नए आदेश से जुड़े दिशा निर्देश भी सभी जोन के डीसीपी को भेज दिए गए और आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के लिए कहा गया। बंदोबस्त के दरमियान पुलिस अधिकारी और अमलदार वो खुद कोविड-19 वायरस को एक्सपोज हो सकते हैं, इसीलिए किया गया है। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में गुजरात में 14,352 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि कोरोना की वजह से 170 लोगों की जान चली गई। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 7,803 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि राज्य में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,27,840 है, जिनका इलाज चल रहा है। ओडिशा के मयूरभंज से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 15 फीट लंबे कोबरा को पकड़ने में वन विभाग के लोगों के पसीने छूट गए। एक मकान के कमरे में घुसे किंग कोबरा को देखने के बाद उसकी खबर वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वो लोग पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंच गए। कुछ देर में ही एक कमरे में छिपे कोबरा को काबू में करने की कोशिशें शुरू कर दी गई। कोबरा सांप काफी बड़ा और खतरनाक था, इसलिए टीम का एक सदस्य कमरे में पहले दाखिल हुआ और फिर उसे स्टिक की मदद से बाहर निकाल लाया। इसके बाद सांप को शांत कर बोरे में कैद करने की कवायद शुरू की गई। इसमें थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि वो सांप पूरी तरह काबू में नहीं आ रहा था। इसी बीच जब उसे जबरन दबोचने की कोशिश हुई तो उसने पलटकर सांप पकड़ने वाले पर ही हमला कर दिया। सांप का यह हमला बेकार गया क्योंकि वो सतर्क था। इसके बाद सांप पकड़ने वाली टीम के 2 लोगों ने सावधानी बरतते हुए उसे दबोच लिया और फिर उसे एक बोरे में बंद कर दिया। It's not so easy to handle a king cobra, such a big king cobra. किंग कोबरा को काबू में करने के दौरान वहां काफी लोग जमा हो गए, जिन्हें करीब आने से मना कर दिया गया। सांप के पकड़े जाने के बाद वहां का माहौल ही बदल गया। जो लोग दहशत से भरे थे, उनके चेहरों पर खुशियां लौट आईं। बिहार के मोतिहारी में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत से गुस्साए कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इस हंगामे से पहले सभी लोग वहां सड़क जैम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें समझाने के लिए पहुंची तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर ही धावा बोल दिया। बताया गया कि 3 पुलिसकर्मी भीड़ के हत्थे चढ़े, जिनके साथ मारपीट की गई। भीड़ के चंगुल में फंसे एक पुलिसकर्मी की तस्वीर भी सामने आई और उसके सिर से खून बहता नजर आया। कुछ लोगों के बीच बचाव की वजह से वो पुलिसकर्मी भीड़ के चंगुल से बचने में कामयाब रहा और वहां से निकलते ही उसने दौड़ लगा दी। इससे पहले सड़क हादसे में उस महिला की मौत से खफा लोगों ने रास्ते को जैम कर बहुत देर तक हंगामा किया। फ्रांस में समलैंगिक महिलाओं ने सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए पहली बार मार्च निकाला। समलैंगिक महिलाओं की मांग है कि आम जोड़ों की तरह उन्हें भी मेडिकल साइंस की मदद से मां बनने का अधिकार दिया जाए, जिसके लिए हजारों लोग राजधानी पेरिस में सड़क पर उतरे और हाथों में तख्तियां लेकर उन्होंने अपने हक की आवाज उठाई। असल में फ्रांस में अविवाहित महिलाओं और समलैंगिक महिलाओं के जोड़ों को मेडिकल साइंस की मदद से मां बनने का अधिकार देने वाला बिल संसद के सामने है, लेकिन उसके ऊपरी सदन में बिल पर अड़ंगा लग गया है। इसी वजह से समलैंगिक महिलाओं ने प्रदर्शन किया।